पाकीजा यूसुफ अपने पति और 3 साल की बेटी के साथ न्यूजीलैंड में किराए का मकान लेने के लिए कमल रेड्डी नाम के एक व्यक्ति के पास जाती है, पर रूम दे देता है और फिर पाकीजा अपने पति और बेटी के साथ वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद पाकीजा यूसुफ अपने पति को तलाक देकर कमल रेड्डी के साथ रहने लगती है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अचानक पाकीजा और उसकी 3 साल की बेटी गायब हो जाती है। तो आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, पाकीजा कौन थी, उसने अपने पति को तलाक क्यों दिया और फिर एक दिन अचानक कहां लापता हो गई कि उसे खोजने के लिए पुलिस को चोर और डाकू बनना पड़ा। तो आइए हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो उम्मीद करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। यह कहानी न्यूजीलैंड की है, जहां कमल रेड्डी नाम का एक व्यक्ति रहता था। लेकिन कमल रेड्डी को समझने से पहले हमें उसके पूर्वजों के बारे में जानना होगा। कमल रेड्डी के दादा और परदादा भारत के ही रहने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वे फिजी चले गए और वहीं अस्थायी रूप से बस गए। उसके बाद फिजी में ही कमल रेड्डी नाम के एक व्यक्ति का जन्म हुआ। वह ज्यादा तो पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन उसने मैकेनिक का काम पूरी तरीके से सीख लिया था। मैकेनिक का काम सीखने के बाद 2004 में वह काम की तलाश में न्यूजीलैंड चला गया। न्यूजीलैंड में वह काम की तलाश करने लगा, तभी उसे एक मैकेनिक के गैराज में काम मिला और फिर उस काम को वह करने लगा। मैकेनिक के काम करने के बाद वह अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और कुछ दिन इसी तरह बीतने के बाद वह न्यूजीलैंड में ही एक मकान खरीद लेता है। इसी बीच कमल रेड्डी न्यूजीलैंड की नागरिकता लेने के लिए वह आवेदन कर चुका था और कुछ ही समय बीतने के बाद उसे न्यूजीलैंड की नागरिकता मिल जाती है। न्यूजीलैंड आने से पहले कमल रेड्डी की शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन पति से चुका था और वह फिजी से न्यूजीलैंड चला आया था और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ वह इंग्लैंड में ही रहने लगा। साल 2006 में एक दिन पाकीजा अपने पति और 3 साल की बेटी के साथ किराए का मकान लेने के लिए कमल रेड्डी के पास जाती है। कमल रेड्डी के पास एक कमरा खाली होता है, जिसे वह पाकीजा को दे देता है। पाकीजा अपने पति और बेटी के साथ उस कमरे में रहने लगती है। शुरू में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकीजा और कमल रेड्डी के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है। जब पाकीजा के पति काम से बाहर चला जाता था, तब पाकीजा और कमल रेड्डी आपस में बातचीत करते थे और जब यह बात का पता उसके पति को चला तो वह इस चीज का विरोध करने लगा। लेकिन पाकीजा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और वह इसी बात को लेकर पति को तलाक दे देती है। तलाक के बाद वह अपने बेटी के साथ कमल रेड्डी के साथ ही रहने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही पाकीजा की माता पिता को इस तलाक के बारे में पता चला तो वह अपने बेटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं और दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। अब पाकीजा पूरे तरीके से अकेली हो चुकी थी और कमल रेड्डी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे कमल रेड्डी का व्यवहार बदलने लगा। वह जब भी घर लौटता तो नशे में धूत होता और पाकीजा से मारपीट और उल्टी सीधी बातें करने लगता। लेकिन पाकीजा इन सब चीजों का विरोध नहीं की और उसे झेलती रही। लेकिन पाकीजा यह सब अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते को लेकर काफी नाराज थी और उससे कुछ बात करना उचित नहीं समझती थी, जिसके कारण पाकीजा अपने दर्द को बयान नहीं कर पाती थी और वह घूट घूट कर उसके साथ रह रही थी। अब पाकीजा पूरी तरीके से अकेली रह गई थी और अपनी 3 साल के बेटी के साथ कमल रेड्डी के साथ रह तो रही, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि कमल रेड्डी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। जब वह इस चीज के बारे में पूछना चाहती है तो कमल रेड्डी गुस्से से भर आता है और उसे जान से मारने की योजना बना लेता है। लगभग 2006 में एक दिन पाकीजा और उसकी बेटी सो रही थी तो कमल रेड्डी पाकीजा को गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसकी 3 साल की मासूम बेटी को तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वह दोनों सबको छिपाने के लिए घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक ब्रिज के नीचे दफना देता है। लेकिन इस बात का खबर 6 साल तक किसी को भी लगने नहीं देता है। एक दिन पाकीजा की माँ पाकीजा को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर पाकीजा की माँ कमल रेड्डी को फोन करती है। कमल रेड्डी कहता है कि पाकीजा ऑस्ट्रेलिया किसी लड़के के साथ चली गई है। यह सुनकर पाकीजा की माँ और अधिक जानकारी जुटाने लगती है, लेकिन कमल कहता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता कि वह फिर कहाँ गई और किसके साथ गई। माँ को शक होता है और वह पुलिस के पास जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस जांच के लिए कमल रेड्डी के पास जाती है, लेकिन वह बात को दोहराता है कि पाकीजा
किसके साथ ऑस्ट्रेलिया गई इसके बारे में मुझे नहीं पता और वह कहाँ है, लेकिन वह एक लड़के के साथ ऑस्ट्रेलिया गई है। लेकिन जब पाकीजा की बैंक डिटेल्स चेक की जाती है तो पता चलता है कि न्यूजीलैंड में ही इसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसके बाद पुलिस को शक गहरा हो जाता है। तभी पुलिस एक गुप्त मिशन शुरू करती है, जिस मिशन का नाम मिस्टर बिग ऑपरेशन दिया जाता है। इस ऑपरेशन में पुलिस वाले को चोर और डाकू का रूप धारण करना पड़ता है। सब कुछ योजना के अनुसार होता है। कमल रेड्डी के आसपास पुलिस की टीम रहने लगती है और उससे धीरे धीरे दोस्ती करने लगती है। एक दिन वे उसे चोरी करने के लिए उस्काते हैं। पहले तो वह मना करता है, लेकिन जब पैसे की लालच दिया जाता है तो वह चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है कि उसके सीनियर ऑफिसर उससे मिलना चाहते हैं। सीनियर उसे मिलकर कहते हैं, तुम हमारी टीम के लिए उपयोगी हो, हम तुम्हें बड़ा काम देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम हमें अपने बारे में कुछ बताओ। कमल रेड्डी उन पर भरोसा कर लेता है और कबूल करता है कि उसने एक बार एक महिला और 3 साल की बेटी की हत्या कर दी थी और उसके शव को एक ब्रिज के नीचे दफना दिया था। पुलिस को असली कातिल मिल चुका था। वे अपनी पहचान उजागर कर कमल रेड्डी को गिरफ्तार कर लेता है। 21 जून 2016 को कमल रेड्डी और उसके चाचा बाल नायडू को न्यूजीलैंड की अदालत में पेश किया जाता है। वीडियो और बैंक डिटेल्स जैसी सबूत के आधार पर अदालत ने कमल रेड्डी को 21 साल की सजा सुनाती है और उसके चाचा को सबूत मिटाने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाती है। लेकिन उसे बाद में पुलिस वाले छुड़ा लेते हैं, क्योंकि उसके चाचा बाल नायडू ने पुलिस को मदद किया था कमल रेड्डी को पकड़वाने में। तो इस डबल मर्डर केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।